गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लासेस में हम अपनी हिस्ट्री की डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां हमने आपका इंपॉर्टेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस करा और हमने आपके स्वदेशी मूवमेंट को डिस्कस कर लिया, अगस्त ऑफर को डिस्कस किया और आपके कुछ क्वेश्चंस भी हमने हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। तो आज के क्लास के अंदर हम अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू डिस्कस करेंगे जो आपकी मॉडर्न इंडिया से संबंधित रहता है। दैट इज गोइंग टू बी द रेवोल्यूशनरीज फेज। अगर रेवोल्यूशनरीज फेज को डिस्कस करेंगे तो आपकी दो फेजेस में उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला फेज आपका रहता है 1914-15 तक, तो स्टार्ट करते हैं उसको 1819 से आपका 1914 तक लगभग। और अगर बात करेंगे सेकंड फेज का, तो आपकी जहां हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्थगित, वहीं से स्टार्ट होता है आपका सेकंड रेवोल्यूशनरी फेज। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फेज को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट से रिलेटेड अपडेट्स आप मिस ना करें। और कोई भी हमारी जो अपडेट्स आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, या हमारे जो लेक्चर सीरीज हम अलग अलग इस एग्जाम से रिलेटेड चला रहे हैं, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश की, तो आप किसी भी क्लास से वंचित ना रहे। So without any now further delays, let's kick start with today's lecture, and we first of all start with the revolutionaries phase, and to be particular, the फर्स्ट फेज। अब रेवोल्यूशनरीज की बात करेंगे तो पहला आपको जानने को मिलेगा कि कौन है ये रेवोल्यूशनरीज, क्या इनकी हैबिट्स, ये क्या इनकी मेथडोलॉजीज कैसे मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट से अलग होती हैं, क्यों ये विवश होते हैं बॉम्ब और पिस्टल पे आने के लिए, और क्या अलग अलग ये एक्शंस लेते हैं, और कौन से आपको फेमस केसेस देखने को मिलते हैं, और कौन से लोग अपनी जीवन का बलिदान देते हैं इस देश की आजादी के लिए। तो डिस्कस करते हैं। आपका पहले देखने को मिलेगा revolutionary movement was largely a set of causes which gave to the out towards the extremist movement। तो लिखा हुआ है कि जो आपकी मूवमेंट है large outcome of the same set of causes which gave rise to the extremists using the नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्योंकि अगर डिस्कस किया था हम अपनी क्लास में कि कैसे सूरत स्प्लिट हुआ था, कैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, तो कैसे एक्सट्रीमिस्ट खफा थे मॉडरेट्स, तो वैसे ही फर्स्ट फेज के अंदर कैसे रेवोल्यूशनरीज खफा है मॉडरेट की एक्शन से, उनके मेमोरेंडम के तरीके से, उनके प्रेयर पिटीशन के तरीके से। तो अब आपको फर्स्ट फेज के अंदर रेवोल्यूशनरीज उठते हुए देखने को मिलते हैं। इनको क्या था, मतलब क्या लोग ही कॉलोनियल रूल से अवेयर थे, क्या इनको एक्सप्लॉयटेशन का पता था, लोगों की वल्नरेबिलिटी का पता था? हाँ, इनको पता था। तो दे वर अवेयर अबाउट द कॉलोनियल रूल। हाँ, वो डिससैटिस्फाइड थे आपके अर्लियर मॉडरेट अचीवमेंट से और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक्सपोजिंग बाय देयर आर्टिकल्स एंड एसेस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैसे आपके मॉडरेट्स ने अपने आर्टिकल्स, एसेस से, पब्लिकेशन से लोगों के अंदर अवेयरनेस लाई, वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट का रोल था। तो जब आपका आया प्रिंटिंग प्रेस, हमने डिस्कस किया था अपनी क्लासेस के अंदर कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस आपका रेवोल्यूशन लेके आएगा, लोगों की विचारधारा, लोगों का काम करने का तरीका, और क्या सही तरीका होना चाहिए आप मासेस तक पहुंचा सकते हैं। तो जब आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लिख रहे हैं पब्लिकेशंस, तो आपके यंग ब्लड या जो आपको बाद में रेवोल्यूशनरीज के फॉर्म में देखने को मिलने वाले हैं, वो कैसे इंस्पायर होते हैं। तो ये रहे कुछ 3 पॉइंट्स। अब मेथड्स की बात करेंगे, क्या मेथड्स थे इनके। तो इनको पता था कि जो वेस्टर्न मेथड्स ऑफ आपका इंपीरियलिज्म है, उसका तोड़ आपका वेस्टर्न मेथड्स ऑफ वायलेंस है। वेस्टर्न मेथड्स ऑफ वायलेंस मतलब बॉम्ब एंड पिस्टल। क्योंकि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता, तो कहते हैं जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, हम इनको इन्हीं के वायलेंट तरीकों से खत्म करेंगे और अपने देश को आजादी दिलवाएंगे। और आपका ये रिक्रूट करेंगे यंग पर्संस को, ये फॉर्म करेंगे सीक्रेट सोसाइटीज के अपने कंट्री के अंदर, और साथ में आपका ये इन्फ्यूज करेंगे उनके अंदर हायर वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर द कॉज ऑफ नेशंस फ्रीडम। अगला पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आर्म्स, उनको अपनी सीक्रेट सोसाइटीज का मेंबर बनाएंगे, उनको बताएंगे क्या ट्रेनिंग रहती है, कैसे आप देखने को मिलेगा आगे जाके समितिज बनेंगी, युगांतर देखने को मिलेगा, अनुशीलन समिति देखने को मिलेगी। तो कैसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को ये एक वेव की तरह, मतलब कि एक राह की तरह यूज करेंगे, ताकि ये ट्रेनिंग्स वायलेंट कैसे आप मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहां देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, ये होगा सीक्रेट आपका। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को थोड़ी सी भनक लगी तो आपका सारा प्लान, या जो आपके प्रोसीजर्स हैं आप सोच रहे हैं, आप उसे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे।
चलिए जी, तो पहला फेज अब डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड को हमने डिस्कस किया, तो पहला फेज में आपको एग्जांपल देखने को मिलता है, एग्जांपल इज नॉट द राइट वर्ड, या पहला केस देखने को आपको मिलता है कि जहां आपको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ है ब्यूबोनिक प्लेग। बहुत ज्यादा लोग आपके मर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एग्नी है, और इस वक्त जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को एक मियरली एनिमल से भी बदतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपके देखने को मिलता है कि कैसे उनकी बॉडीज को पकड़ पकड़ के आपका जलाया जा रहा है। बहुत ज्यादा आपका इनह्यूमेन ट्रीटमेंट है लोगों के साथ, जिसको प्लेग हो गया है उसके साथ कितनी बदसलूकी की जा रही है यह आपको देखने को मिल रहा है। तो अब प्लान करेंगे चापेकर ब्रदर्स, उनको आप नाटू ब्रदर्स भी कह सकते हैं, जिनका नाम रहता है आपका दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। वो बोलेंगे कि ये जो आपका ऑफिसर है जो कि इस आपका मैनेज कर रहा है ऑपरेशंस को, तो हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो रहते हैं मिस्टर रैंड, जो कि आपके उस वक्त कमेटी के प्लेग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रैंड। अब होती है गलती कि जाते हैं दोनों भाई मारने मिस्टर रैंड को, लेकिन मर जाते हैं उनसे। लेफ्टिनेंट अरिस्ट वाज आल्सो किल्ड एक्सीडेंटली। तो नाटू ब्रदर्स को पकड़ा जाता है और उनको हैंग कर दिया जाता है। अब दूसरा इसमें एक और पॉइंट जुड़ता है कि तिलक जी को भी इसके लिए प्रोसिक्यूट किया गया था। अब आता है क्वेश्चन कि तिलक जी, हाँ मतलब कि लोकमान्य तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या लेना देना है। तो जब इनके घर की तलाशी ली गई थी चापेकर ब्रदर्स, या इनको नाटू ब्रदर्स भी नाम से जानते हैं, तो पता चला था कि इनके घर में आर्टिकल्स मिले थे। वो आर्टिकल्स बाल गंगाधर तिलक के थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि इनको अग्रावेट किया कि वो जाके एक्शन ले और जाके आपका प्लेग कमेटी के जो हेड है उसको निशाना बनाए। तो इसलिए सिडिशियस राइटिंग्स के लिए आपके बाल गंगाधर तिलक जी को भी प्रोसिक्यूट किया गया। और 1899 में, अब ये कुछ आगे चलते हैं, ये तो आपका फर्स्ट फेज का एक केस था। आगे 1899 में आपके विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जी फाउंड करेंगे मित्र मेला आपका महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन बाद में 1904 में इस मित्र मेला का नाम कर दिया जाएगा अभिनव भारत, जो कि आपकी यंग इटली मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। यंग इटली मूवमेंट आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। और आपका 1906 में ये वीडी सावरकर जी चले जाते हैं लंदन की तरफ। ठीक है जी। अब अगला आता है कि बंगाल में क्या चल रही है। तो हमने डिस्कस किया कि आपका किसकी बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। अब आती है बात बंगाल की। तो बंगाल में आपका एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बन रहा है 1902 में एट मैदानपुर बाय जनेंद्र नाथ बासु जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका स्टेट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। अगला आता है 1902 में, मैंने बोला था कि क्या बन रही है, अनुशीलन समिति 1902, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बाय सतीश चंद्र बोस प्रहलाद मित्र, बाय द एक्टिविटीज लिमिटिंग देम टू फिजिकल ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। क्योंकि मैंने बोला कि वो उनको फिजिकल ट्रेनिंग्स आपका इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एग्रावेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसेस के लिए। तो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अनुशीलन समिति। समिति कब बन रही है, कौन बना रहा है, ईयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट मिस। कि अच्छा इसमें तो 2-3 बंदे जुड़े हैं, मेरे से याद नहीं हो रहा है, मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकती हूं। अगर आप ऐसा करेंगे, जहां आपकी ने किया आलस, वहीं आपके मेरिट लिस्ट में नंबर हो गए कम। ठीक है जी। अब अरबिंदो घोष भी आपके देखने को मिलेगा कि बाद में इस अनुशीलन समिति को ज्वाइन करते हैं। लेकिन याद रखना, फाउंडेशन के अंदर सतीश चंद्र बोस और प्रारनाथ मित्र जी हैं। हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि अरबिंदो घोष जी ने अनुशीलन समिति बनाई, नहीं, उन्होंने नहीं बनाई थी, हाँ उसमें बाद में जुड़े थे। अगला आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि 1906 में बन रही है युगांतर। और युगांतर, अब बोलोगे यार युगांतर मतलब बारिंद्र घोष जी, तो कंफ्यूजन आती है कि हाँ शायद अरबिंदो घोष जी ने भी फाउंडेशन की थी। तो फाउंडेशन में आपको बारिंद्र घोष जी के नाम दिख रहा है, तो बारिंद्र घोष जी हैं अरबिंदो घोष जी के भाई, साथ में भूपेंद्र नाथ दत्त और अरबिंदो घोष जी होते हैं युगांतर के पार्टिसिपेंट्स, या उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो युगांतर, अनुशीलन समिति और एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि आपको फर्स्ट फेज के अंदर बंगाल में उभरते हुए देखने को मिलते हैं। अब आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस, जो कि रहता है आपका मुजफ्फरपुर मर्डर, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब ये वही केस रहेगा जहां आपके लगेंगे मुकदमे, और अरबिंदो घोष जी और बिपिन चंद्र पाल जी पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब अरबिंदो घोष जी पे मुकदमा लगेगा, तो अरबिंदो घोष जी जब इससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे, तो अरबिंदो घोष पॉलिटिक्स छोड़ के हमेशा के लिए पौंडीचेरी चले जाएंगे पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेकर। ठीक है जी। क्योंकि याद कीजिए, हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं 1907 सूरत स्प्लिट।
हमने किया हुआ डिस्कस सूरत स्प्लिट को। तो सूरत स्प्लिट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जब एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर कर दिया था, एक्सपेल कर दिया, तो हमने डिस्कस किया था कौन जेल में गया, कौन कहां गया, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि ये मुजफ्फरपुर मर्डर या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, जो कि 1908 में हो रहा है। तो एक किंग्सफोर्ड जज होते थे, बड़े ही आपके अनफेमस जज थे। तो अटेम्प्ट किया गया कि भैया इनका मर्डर करो, ये तो भाई बहुत परेशानी कर रहे हैं। तो an attempt was made to murder Kingsford judge of मुजफ्फरपुर बिहार, but the bomb was thrown in the carriage, और उस कैरेज के अंदर 2 लेडीज थी। वही हुआ कि मारने किसी और को गए, मर कोई और गया, तो 2 लेडीज आपकी इनोसेंट की हो जाती है डेथ। अब इस इंसिडेंट के बाद होता है कि भागती है पुलिस और 2 पर्सन्स आपके के पीछे भागती है। एक रहते हैं खुदीराम बोस जी और एक रहते हैं प्रफुल्ल चाकी जी। खुदीराम बोस जी को कैप्चर कर लिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी को जब पकड़ा जाता है उस वक्त अपने आप को शॉट डेड कर लेते हैं। खुदीराम बोस वाज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड while प्रफुल्ल चाकी shot dead himself। अगला आता है कि इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अब सर्च करेगी वेपन्स आपकी मनिकताल बंगाल में, जो कि अरेस्ट करवाएगा 34 पर्सन, और इन 34 पर्सन में जो अरेस्ट होंगे मैंने डिस्कस किया था कौन इंक्लूड होंगे, इसमें औरबिंदो घोष जी भी आपके अरेस्ट होंगे। घोष ब्रदर्स, बारिंदर घोष जी और औरबिंदो घोष जी भी अरेस्ट हो जाएंगे। ऑल हु वर अरेस्टेड वर ट्रायल इन द अलीपुर सेशन कोर्ट। तो यही है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि इसका नाम पड़ रहा है या मुजफ्फरपुर मर्डर कह लो, क्योंकि मर्डर मुजफ्फरपुर में हुआ है, लेकिन जो केस आपका चला है वो अलीपुर में चला है, तो इसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या मुजफ्फरपुर मर्डर भी आप नाम दे सकते हैं। तो बारिंदर घोष जी और औरबिंदो घोष जी और 32 पर्सन मिलके इन पे चल रहा है ट्रायल, बट आपके लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से मैंने डिस्कस किया था कि औरबिंदो घोष जी को कर दिया है रिहा, लेकिन जहां किया उनको रिहा वो कहे पौंडीचेरी पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेके। अब अगला पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि रास बिहारी बोस जी बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं, जो आपका बना रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। पर कहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, जापान के अंदर रास बिहारी बोस जी बना रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब रास बिहारी बोस का कंट्रीब्यूशन यह है या ये एक सिग्निफिकेंस है, एक तो डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे गदर पार्टी को, लेकिन फिलहाल एक और पॉइंट इनका डिस्कस करते हैं। जो हार्डिंग थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइस रॉय थे, जब कैपिटल शिफ्ट की थी, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशनरीज का फर्स्ट फेज इतना प्रॉब्लमैटिक कर देगा बंगाल में, इतनी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिश आपके एम्पायर को इतना तंग कर देंगी कि ब्रिटिश एम्पायर मजबूर हो जाएगा कि वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करेगा बंगाल से दिल्ली की तरफ। ठीक है जी। तो जब आगमन कर रहे होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हार्डिंग उस दिल्ली के लाल पथ पे चल रहे होते हैं लाल किले की तरफ, तो वहां आपके रास बिहारी बोस जाते हैं और उनके ऊपर एक बम फेंक के आ जाते हैं। ठीक है जी। तो रास बिहारी बोस फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस के जापान, और सचिन सान्याल जी भी इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि एक बुक लिखते हैं बंदी जीवन, बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो रास बिहारी बोस अटैक्ड वाइस रॉय विद द बॉम्ब ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल एंट्री इन न्यू कैपिटल दिल्ली इन दिसंबर 1912, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। अगला मूवमेंट अब्रॉड क्या चल रही है, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि 1906 में वीडी सावरकर जी चले गए हैं लंदन। तो लंदन में आपको देखने को मिलेगा इंडियन हाउस करके, जो कि लंदन में बना है 1905 में। वहां बैठे हैं इसके फाउंडेशन के श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ठीक है जी। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा बैठे हुए हैं और श्यामाजी कृष्ण वर्मा ही स्कॉलरशिप भेजते हैं वीडी सावरकर जी को, और उसी स्कॉलरशिप के ऊपर वो लंदन लॉ की पढ़ाई करने चाहते हैं। और ये वही समय रहता है जब वीडी सावरकर जी भी एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम रहता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको इंडिया में, माफ कीजिएगा, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बैन कर दिया था 1909 में, क्योंकि जो 1857 की रिवोल्ट थी, सिपाही ऑफ म्यूटिनी थी, उसको टर्म करते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि एक तरह का कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म शो करता है ब्रिटिश एम्पायर का। और ब्रिटिश एम्पायर ऐसा नहीं शो करना चाहता था किसी भी वर्ल्ड में, तो उसको अपना एक सही एक तरह का कंट्री जो कि सिविलाइजेशन सिखा रहा है लोगों को टेम करके, और व्हाइट सुप्रीमेसी को वो हमेशा प्रूव करना चाहते थे। ठीक है जी। तो इंडियन हाउस लंदन आपका श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी फाउंड कर रहे हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस के नाम से भी जानते थे, 1905 लंदन के अंदर, जो कि सेंटर था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बीडी सावरकर भी एक यंग ग्रेजुएट बन के पूना से कृष्ण वर्मा जी की स्कॉलरशिप पे चले जाते हैं लंदन 1906 में, और इंडिया हाउस बिकम अ एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा, जहां लिटरेचर लिखा जा रहा है, जहां डिस्कशंस हो रही हैं, जहां डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे आप लंदन में होके इनके खिलाफ आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और बीडी सावरकर जी डिस्क्राइब करेंगे इसको
फर्स्ट रिवोल्ट को आपकी एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हुई थी। अब घटना होती है ये कि 1909 में मदन लाल ढींगरा जी जो मेंबर थे एक इंडियन हाउस के, वो जाके विलियम कर्जनी को कर देते हैं शॉट डेड। और इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश अथॉरिटी आती है एक्शन के अंदर और साथ में ढींगरा जी को कर दिया गया है हैंग और सावरकर जी को डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया। ठीक है जी। और वेयर ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको काला पानी की सजा हो जाती है वीडी सावरकर को। अब शामा जी भी लेफ्ट कर देते हैं लंदन को बिकाजी कामा के साथ और वो चले जाते हैं पेरिस। और इंडिया हाउस की न्यूज़पेपर का नाम था द सोशियोलॉजिस्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो मेरे एक सजेशन है कि आप जरूर, जो रणदीप हुड्डा जी की बड़ी ही फेमस अदाकारी रही है मूवी वीडी सावरकर, तो आपकी मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द बिबोनिक प्लेग और कंप्लीट आपकी 1947 तक रेवोल्यूशनरीज के फेज को बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यान किया गया है उस मूवी के अंदर। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपनी अलग साइड पे। तो अब आती है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट द गदर पार्टी और आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट आपका अनफॉर्चुनेटली इस मूवमेंट को भी दबा दिया जाएगा, इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को, आर्म्ड रिवोल्ट को, क्योंकि इंडियंस ही इंडियन का दुश्मन है। जैसे अजीत डोभाल जी ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी ने कहा है कि इंडियंस को इंडियन ही हरा सकते हैं और इस केस में आपको वही मैं फिर से प्रूव करके दिखाऊंगा। चलिए, तो इट वाज फाउंडेड इन 1913। क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नवंबर 1913 में बन रही है। तो पॉइंट है ये कि गदर पार्टी इंडिया में नहीं बन रही है, यह बन रही है सैन फ्रांसिस्को में। और इसका अर्लियर नेम आपका था हिंदी एसोसिएशन। और लाला हरदयाल, बालक तुका रामचंद्र, करतार सिंह सराबा, ये बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो आपको फाउंडेशन में दिखते हैं गदर पार्टी के। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ब्रिटिश सरकार को खदेड़ के फेंकना है एक आर्म्ड रिवोल्ट से। ठीक है जी। और एक सेक्युलर मूवमेंट फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी उर्दू में आती है, न्यूज़पेपर का नाम इसका गदर था। अब कामा घाटा मारू इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट की एक्टिविटीज, इस पार्टी की एक्टिविटीज में आपको बहुत ज्यादा रैपिडनेस देखने को मिलेगी। अब कामा घाटा मारू इंसिडेंट जो आपका हो रहा है 1914 मई में, बड़े ही इंपॉर्टेंट ईयर्स मंथ्स हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है कि कौन पहले गदर पार्टी बनी कि पहले कामा घाटा मारू इंसिडेंट हुआ। तो याद रखिए, लेयर बाय लेयर हिस्ट्री चलती है। तो जहां हुआ कामा घाटा मारू इंसिडेंट, उसने गदर पार्टी की एक्टिविटीज को एक लार्ज स्केल पे, एक आर्म्ड रिवोल्ट लाने की रैपिडनेस है उसकी एफिकेसी को, और उसने क्या किया, कैटलाइजर का काम कर दिया। ठीक है जी, जो स्पीड बढ़ाएगा इस काम की। तो अब इसके इंसिडेंट हुआ जो कि आपका एक्सप्लोसिव सिचुएशन पंजाब में बना देगा। तो एक बाबा गुरदीत सिंह जी के पर्सन थे जिन्होंने एक चार्टर किया कामा घाटो, उस शिप का नाम था, कहां को, वैंकूवर, जो कि है आपका कनाडा के अंदर। अब हुआ ये कि 376 पंजाबी इंक्लूडिंग सिख, हिंदूज, मुस्लिम्स उस टाउन की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां जाके इनको एंट्री ही नहीं मिली। ठीक है जी। तो व्हेन शिप अराइव्ड इट वाज नॉट अलाउड टू एंटर द पोर्ट। और आपको देखने को मिलेगा कि एक शोर कमेटी भी बनाई जाएगी जहां सोहन लाल जी, बलबंत सिंह जी और हुसैन रहीम इसके प्रवक्ता करेंगे कि आप इसको उतरने दीजिए, बट ऐसा नहीं होना पड़ता है। ये 376 लोग हैं, ये हैरान परेशान, इनको भेज दिया जाएगा वापस इंडिया की तरफ और ये पहुंचते हैं कैलकाटा में। ठीक है जी, जो रहता है पोर्ट बज पोर्ट नियर कैलकाटा। तो लेटर कामा घाटा मारू जो आपकी शिप थी वो रिटर्न करती है बज पोर्ट नियर कैलकाटा। वहां आपको देखने को मिलता है कि जहां ये उतरे बज पोर्ट पे, वहां पैसेंजर्स की थोड़ी लड़ाई हो जाती है पुलिस के साथ और 22 पैसेंजर्स की हो जाती है मौत। अब इतना आपका ग्रीवेंस हुआ लोगों के साथ, इतनी प्रॉब्लम्स आई और ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स गदर पार्टी को अब करती है रेवोल्यूशनाइज। और जब गदर पार्टी आएगी इंडिया और यहां आके वो दो पर्संस की मदद लेगी जो कि मैंने डिस्कस किया पहले स्लाइड में, एक रहते हैं रास बिहारी बोस और एक रहेंगे सचिन सान्याल जी। तो इनकी लेते हैं वो मदद कि अब हमें एक आर्म्ड रिवोल्ट करनी है, डेट डिसाइड की जाती है, जगह डिसाइड की जाती है, बट ऐसा नहीं हो पाता है। सो इन्फ्लेम्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 भी स्टार्ट हो चुकी है, तो गदर पार्टी लीडर्स आपके लॉन्च करेंगे वायलेंट अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो प्लान करेंगे और इस पर्पस के लिए करतार सिंह जी और रघुवर दयाल जाएंगे इंडिया और यहां बंगाल रेवोल्यूशनरी से वो मिलेंगे। और बंगाल रेवोल्यूशनरी में उस वक्त है रास बिहारी बोस जी जिन्होंने हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका, सचिन सान्याल जिन्होंने बंदी जीवन के ऊपर बुक लिखी है। और अब इस लीडरशिप के अंडर हम कोशिश करेंगे कि हमें आर्म्ड रिवोल्ट निकालें। तो रेवोल्यूशनरीज ने फिक्स कर दी है डेट 21 फरवरी 1915 एज द डेट ऑफ आर्म्ड रिवोल्ट इन फिरोजपुर, लाहौर एंड रावलपिंडी गैरिसन। ये रहता है आपका पर्पस, ये रहते ऑब्जेक्टिव्स, कैसे पंजाब और इस वक्त का जो पंजाब पाकिस्तान में है वहां सेंटर्स भी डिसाइड कर दिए गए हैं आर्म्ड रिवोल्ट के कि हम अपनी आजादी घोषित करें। बट आपका प्लान होता है अनसक्सेसफुल, क्योंकि
कृपाल सिंह जी जाके कर देते हैं लीक इंफॉर्मेशन, और जहां हुई इंफॉर्मेशन लीक वहां पता चला ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने सारी मूवमेंट को कर दिया आपका नेस्ता नबूद। और नाउ ब्रिटिश टुक एक्शन, आपके जितने भी गदर रेवोल्यूशनरी थे या तो उनको जेल कर दी गई या मैक्सिमम को हैंग कर दिया गया। ठीक है जी, तो ये देखिए जो आपका नवंबर 16 1915 को 7 पेट्रियट्स वर हैंग्ड आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, जो कि आपके गदर पार्टी के मेंबर्स से। एक और अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, ये देखिए, ये पर्सन है खुदीराम बोस जी, जिनको इतनी छोटी सी उम्र में पकड़ के हैंग कर दिया गया था। तो आप इस गवर्नमेंट की या इस रूल की, इस इंपीरियलिस्ट फोर्स की, जो कि क्लेम करते हैं कि हमने देश को, दुनिया को सिविलाइजेशन दी, या आप तो एक बारबरिक नेशन थे, आप तो एक अनकल्चर्ड नेशन हो, आपको तो कोई प्रैक्टिसेस या सही आपकी नॉलेज नहीं है, तो ये भी कौन से देश की नॉलेज है, ये कौन से देश की आपको सही, आपको एक राह दिखाता है कि आप ऐसे एक्शंस करिए। तो हमारी तरफ से या हम सब लोगों के, इंडियंस की तरफ से, ये एक क्वेश्चन है ब्रिटिश जो अपनी लेगेसी की बात करते हैं, जिन्होंने हमारे देश को। ठीक है जी, तो ये तो रही आज क्लास जहां हमने डिस्कस किया आपका बड़ा इंपॉर्टेंट द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज कैसे इमर्ज हुआ, बंगाल महाराष्ट्र में देखने को मिला, और हमने बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गदर पार्टी और कामाघाटा मारू इंसिडेंट। अगर कोई भी आपकी इस क्लास से आज की रहेगा डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट। ठीक है जी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपडेट्स से आप कभी भी दूर ना रहे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने संकल्प की तरफ हमेशा अग्रसर होते रहें। आज के लिए बस इतना ही, आज इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।